तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र में हिमालय की बुलंद श्रेणियों के बीच स्थित पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा को दुनिया की सबसे कठिन, आध्यात्मिक और जीवन बदल देने वाली यात्रा माना जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती का यह परम धाम सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बोन परंपरा के मानने वालों के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। साल 2026 में विदेश मंत्रालय के सरकारी नियमों, चाइनीज ग्रुप वीजा प्रक्रिया और नेपाल व तिब्बत के रास्ते खुले नए मार्गों के हिसाब से यहाँ की पूरी व्यवस्था पहले से काफी बदल चुकी है। अगर आप कैलाश मानसरोवर जाने की योजना बना रहे हैं, तो यहाँ बिल्कुल सीधे शब्दों में, बिना किसी भारी भरकम और दिखावटी शब्दों के पॉइंट टू पॉइंट फुल ट्रेवल महागाइड स्क्रिप्ट दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं इस यात्रा की प्लानिंग और जाने के तरीकों की। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने के लिए मुख्य रूप से 2 तरीके मौजूद हैं। पहला तरीका भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित सरकारी लॉटरी मार्ग है और दूसरा तरीका नेपाल के रास्ते प्राइवेट टूर एजेंसियों के माध्यम से जाने वाला मार्ग है। भारत सरकार वाले सरकारी मार्ग में 2 मुख्य बॉर्डर पॉइंट्स शामिल हैं, जिनमें उत्तराखंड का लिपुलेख पास और सिक्किम का नाथुला पास आता है। सरकारी मार्ग से जाने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसका खर्च कम होता है और सुरक्षा तथा आईटीबीपी व स्थानीय प्रशासन का पूरा सहयोग मिलता है। लिपुलेख पास वाला मार्ग ऐतिहासिक और सबसे पारंपरिक रास्ता है, जो दिल्ली से शुरू होकर काठगोदाम, धारचूला, गुंजी और लिपुलेख बॉर्डर होते हुए तिब्बत में प्रवेश करता है। इस रास्ते से जाने में लगभग 20 से 22 दिनों का समय लगता है और इसमें थोड़ा पैदल ट्रेकिंग का हिस्सा शामिल होता है। दूसरा सरकारी मार्ग सिक्किम का नाथुला पास है, जो पूरी तरह से गाड़ियों और बसों द्वारा तय होने वाला मार्ग है। यह रास्ता वरिष्ठ नागरिकों और उन लोगों के लिए बेहतरीन माना जाता है जो पैदल ट्रेकिंग नहीं कर सकते। यदि आपका नाम विदेश मंत्रालय की सरकारी लॉटरी में नहीं आता है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। आप नेपाल के काठमांडू के रास्ते प्राइवेट टूर एजेंसियों के जरिए भी आसानी से जा सकते हैं। नेपाल मार्ग के 2 प्रमुख विकल्प हैं, जिनमें पहला काठमांडू से सिमिकोट-हिल्सा होकर हेलीकॉप्टर द्वारा जाने वाला रास्ता है, जिसमें मात्र 10 से 12 दिन का समय लगता है। दूसरा काठमांडू से केरुंग बॉर्डर होकर बस द्वारा जाने वाला ओवरलैंड रास्ता है। ये दोनों रास्ते उन लोगों के लिए सबसे अच्छे हैं जिनके पास समय कम है और जो बिना किसी लॉटरी के सीधा कंफर्म स्लॉट चाहते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा चीन के नियंत्रण वाले तिब्बत क्षेत्र में होती है, इसलिए यहां जाने के लिए चाइनीज ग्रुप वीजा और तिब्बत ट्रेवल परमिट लेना पूरी तरह से अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति अकेले या इंडिविजुअल वीजा पर तिब्बत प्रवेश नहीं कर सकता। हमेशा अधिकृत ग्रुप के साथ ही वीजा जारी किया जाता है। यदि आप नेपाल के रास्ते जा रहे हैं, तो काठमांडू में स्थित चाइनीज वीजा सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक्स की प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जिसे आपके टूर ऑपरेटर्स बहुत ही आसानी से मैनेज करवा देते हैं। इस यात्रा में शामिल होने के लिए शारीरिक और मानसिक फिटनेस सबसे जरूरी शर्त है, क्योंकि यह पूरा इलाका समुद्र तल से 15,000 से 19,500 फीट की अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है। विदेश मंत्रालय के जरिए जाने वाले श्रद्धालुओं को दिल्ली के अस्पतालों में बहुत सख्त मेडिकल चेकअप से गुजरना पड़ता है। यदि आपकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच है और आपका शरीर हाई एल्टीट्यूड पर बिना किसी गंभीर बीमारी के रह सकता है, तभी आपको यात्रा की अनुमति मिलती है। यात्रा का सबसे पहला मुख्य आध्यात्मिक पड़ाव पवित्र मानसरोवर झील का तट होता है, जो समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मानसरोवर झील के नीले और अत्यंत स्वच्छ पानी के दर्शन करना ही अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। श्रद्धालु इस झील के जल से आचमन करते हैं और किनारे पर बैठकर स्नान व ध्यान करते हैं। मानसरोवर के पास ही राक्षसताल भी स्थित है, जिसके पानी को थोड़ा अशांत माना जाता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसका संबंध रावण की तपस्या से जोड़ा जाता है। मानसरोवर झील के दर्शन और पूजा के बाद यात्रा का सबसे कठिन और मुख्य चरण शुरू होता है, जिसे कैलाश परिक्रमा या स्थानीय भाषा में कोरा कहा जाता है। कैलाश पर्वत की पूरी परिक्रमा लगभग 53 किलोमीटर लंबी पैदल चढ़ाई होती है, जिसे सामान्य तौर पर 3 दिनों में पूरा किया जाता है। परिक्रमा का बेस कैंप दार्चेन शहर है, जहां से सभी यात्री अपने छोटे बैकपैक और छड़ी के साथ पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं। परिक्रमा का पहला दिन दार्चेन से यमद्वार होते हुए डेरापुक तक का होता है, जो लगभग 12 से 14 किलोमीटर का पैदल रास्ता है। यमद्वार को पार करते ही मानो भक्त सांसारिक दुनिया से परे भगवान शिव की नगरी में कदम रख देते हैं।
डेरापुक पहुंचकर यात्रियों को कैलाश पर्वत के विशाल और भव्य उत्तरी मुख के बेहद करीब से दर्शन होते हैं। शाम के समय जब डूबते सूरज की किरणें बर्फ से ढके कैलाश पर्वत पर पड़ती हैं, तो पूरा पर्वत सोने की तरह चमक उठता है। परिक्रमा का दूसरा दिन पूरी यात्रा का सबसे कठिन, जोखिम भरा और चुनौतीपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इस दिन यात्रियों को डेरापुक से जुतुलपुक तक लगभग 22 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई तय करनी होती है, जिसमें 18,600 फीट की अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित डोलमाला पास को पार करना पड़ता है। डोलमाला पास पर ऑक्सीजन की भारी कमी होती है और ठंडी बर्फीली हवाएं चलती हैं, जहां रंग-बिरंगे बौद्ध प्रेयर फ्लैग्स लहराते हुए दिखाई देते हैं। डोलमाला पास को पार करते ही ठीक नीचे पहाड़ियों के बीच जम चुकी हरे नीले रंग की पवित्र गौरी कुंड झील दिखाई देती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती इसी कुंड में स्नान किया करती थीं। गौरी कुंड के दर्शन करने के बाद रास्ता बहुत ही खड़ी और पथरीली ढलान वाला हो जाता है, जहां से बहुत संभल कर उतरना पड़ता है। शाम तक सभी यात्री थके हारे लेकिन एक असीम आत्मिक संतुष्टि के साथ जुतुलपुक कैंप पहुंचते हैं, जहां संत मिलारेपा की प्राचीन गुफा बनी हुई है। परिक्रमा का तीसरा और अंतिम दिन जुतुलपुक से वापस दार्चेन पहुंचने का होता है, जो लगभग 8 से 10 किलोमीटर का बहुत ही आसान और समतल रास्ता है। इस रास्ते को पूरा करते ही आपकी 53 किलोमीटर की पवित्र कैलाश परिक्रमा सफलतापूर्वक संपन्न हो जाती है। जो यात्री शारीरिक रूप से कमजोर हैं या पूरी परिक्रमा नहीं कर सकते, वे केवल दार्चेन और मानसरोवर में रहकर दूर से कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकते हैं, जिसे दूरदर्शन या सगुण दर्शन कहा जाता है। ध्यान रखें कि धार्मिक और कानूनन वजहों से कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर इंसान पहुंच चुका है, लेकिन कैलाश पर्वत की चोटी पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। इसे भगवान शिव का प्रत्यक्ष निवास स्थान माना जाता है, इसलिए चीन सरकार और स्थानीय तिब्बती प्रशासन किसी को भी पर्वत पर चढ़ने की अनुमति नहीं देता। भक्त केवल दूर से इसकी परिक्रमा करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मौसम की बात करें तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सबसे बेस्ट समय मई के अंत से लेकर सितंबर के महीने तक माना जाता है। इन महीनों के दौरान तिब्बत के पठारी इलाके में बर्फ पिघलती है, रास्ते साफ होते हैं और दिन के समय धूप खिली रहती है। हालांकि एल्टीट्यूड सिकनेस से बचने के लिए शरीर को धीमे धीमे ढालना यानी एक्लिमेटाइजेशन बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए रास्ते में 1 से 2 दिन का आराम दिया जाता है। पैकिंग और जरूरी सामान की बात करें तो तिब्बत में मौसम पल भर में बदल जाता है और तापमान माइनस में चला जाता है। अपने साथ कम से कम 3 लेयर वाले अच्छे वार्म वूलन कपड़े, थर्मल इनर्स, डाउन जैकेट, वाटरप्रूफ ट्रेकिंग शूज, दस्ताने, सनग्लासेस, सनस्क्रीन और एल्टीट्यूड सिकनेस की दवाइयां जैसे डायमॉक्स जरूर रखें। इसके अलावा अपनी नियमित ली जाने वाली दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक और एक छोटा थर्मस फ्लास्क साथ रखें ताकि रास्ते में गर्म पानी पी सकें। रहने और ठहरने की व्यवस्था की बात करें तो तिब्बत के इलाके में आपको बड़े लग्जरी होटल नहीं मिलते। दार्चेन और मानसरोवर के पास साधारण गेस्ट हाउस और होमस्टे की व्यवस्था होती है, जहां एक ही कमरे में 4 से 6 बेड लगे होते हैं। परिक्रमा के दौरान डेरापुक और जुतुलपुक में बेसिक मड हाउस या शेड्स में रुकना पड़ता है। खाने के मामले में सरकारी या प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की अपनी कुक टीम साथ चलती है, जो यात्रा के दौरान यात्रियों को गर्मागर्म शुद्ध शाकाहारी भोजन, सूप और चाय परोसती है। यदि आप तिब्बत साइड पर परिक्रमा के दौरान पैदल नहीं चल पा रहे हैं, तो आप दार्चेन से ही अपने लिए घोड़ा और कुली बुक कर सकते हैं। घोड़े का किराया चीनी युआन में लिया जाता है, जिसकी बुकिंग पहले दिन ही करनी होती है। ध्यान रखें कि डोलमाला पास की बहुत खड़ी ढलान पर उतरते समय सुरक्षा के लिहाज से घोड़े पर बैठने की अनुमति नहीं होती। उस 2 से 3 किलोमीटर के रास्ते पर आपको पैदल ही नीचे उतरना पड़ता है। तिब्बत में इंटरनेट और नेटवर्क की व्यवस्था काफी अलग होती है। वहां भारतीय सिम कार्ड काम नहीं करते हैं, इसलिए काठमांडू या चाइना बॉर्डर पर आपको चाइनीज सिम कार्ड खरीदना पड़ता है। इसके अलावा तिब्बत के इलाके में व्हाट्सएप, फेसबुक और गूगल जैसी भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय सर्विसेज बंद रहती हैं, इसलिए अपने घर पर अपनों से बात करने के लिए वीचैट या स्थानीय नेटवर्क कॉलिंग का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इस पूरी महायात्रा के कुल बजट का पक्का और सीधा हिसाब समझ लेते हैं। यदि आप भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के लिपुलेख पास वाले रास्ते से जाते हैं, तो इसका कुल खर्च लगभग 1.80 लाख रुपए से 2.10 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आता है।
यदि आप नाथुला पास वाले बस रूट से जाते हैं तो इसका कुल खर्च लगभग 2.80 लाख रुपए से 3.30 लाख रुपए के आसपास बैठता है। यदि आप विदेश मंत्रालय की लॉटरी के बजाय नेपाल के रास्ते प्राइवेट एजेंसी से जाते हैं तो केरुंग बस रूट का खर्च लगभग 2.20 लाख रुपए से 2.80 लाख रुपए आता है। वहीं नेपाल गंसिमिकोट हिल्सा वाले हेलीकॉप्टर रूट का कुल खर्च लगभग 2.80 लाख रुपए से 3.50 लाख रुपए प्रति व्यक्ति पड़ता है। इसके अलावा यदि आप तिब्बत साइड पर परिक्रमा के लिए घोड़ा या कुली लेते हैं तो उसका खर्च लगभग 30,000 रुपए से 40,000 रुपए अलग से देना होता है। पैसे बचाने और सुरक्षित यात्रा की सबसे काम की टिप यह है कि आप केवल भारत सरकार के ऑफिशियल पोर्टल या नेपाल के किसी बेहद भरोसेमंद और पंजीकृत टूर ऑपरेटर के जरिए ही बुकिंग कराएं। किसी भी अनजान एजेंट को पहले से पूरा पैसा न दें। यात्रा की तैयारी कम से कम 6 महीने पहले से शुरू करें, जिसमें रोज 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलने और प्राणायाम करने की आदत डालें ताकि फेफड़े मजबूत हो सकें और आपको ऊंचाई पर सांस लेने में कोई परेशानी न हो। अगर इस कैलाश मानसरोवर यात्रा, विदेश मंत्रालय के लॉटरी फॉर्म, चाइनीज ग्रुप वीजा, मेडिकल फिटनेस टेस्ट या नेपाल हेलीकॉप्टर रूट्स को लेकर आपके मन में कोई भी व्यावहारिक सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका सीधा जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस साल शिवधाम जाने का सपना देख रहे हैं। यात्राओं की ऐसी ही व्यावहारिक, सच्ची और बिल्कुल सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मुकम्मल यात्रा गाइड में, तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित यात्रा करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।